नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के तहत अग्रिम जमानत की। जी, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है, ये काफ़ी अहम बदलाव है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास कुछ कानूनी जानकारों की राय और अदालती फैसलों के हिस्से भी हैं। तो आज का मकसद है इस अहम कानूनी बचाव को समझना। सही बात है, खासकर तब जब किसी को ऐसे अपराध में गिरफ्तारी का डर हो जिसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती। क्योंकि ये सीधा सीधा व्यक्तिगत आजादी से जुड़ा मामला है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। ये अग्रिम जमानत सुनने में तो जरूरी लगता है, पर असल में ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का कानूनी छाता है। छाता? जैसे बारिश से बचने के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही। गिरफ्तारी की बारिश होने से पहले ही सुरक्षा। बीएनएसएस की धारा 482 के तहत अगर किसी व्यक्ति को लगता है, मतलब आशंका है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। गैर जमानती मतलब जिसमें जमानत मिलना हक नहीं होता। बिल्कुल। तो वो गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट जाकर जमानत की गुहार लगा सकता है। अच्छा, पहले ही? जी हाँ, पहले ही। इसका सीधा मकसद है कि किसी को बेवजह मतलब मनमानी हिरासत में ना रखा जाए और उसकी आज़ादी बनी रहे। और ये पुराने सीआरपीसी की जगह आया है ना? वो धारा 438 थी शायद। हाँ बिल्कुल, धारा 438 की जगह। और बीएनएसएस में कुछ प्रक्रिया भी सरल की है। जैसे अब आखिरी सुनवाई में अर्जी देने वाले का खुद मौजूद होना जरूरी नहीं रहा। ठीक है, ये तो समझ आया कि ये है क्या, पर कोर्ट ये तय कैसे करती है कि किसे ये छाता देना है, किसे नहीं? क्या शर्तें होती हैं? हाँ, तो कानून में यानी बीएनएसएस की धारा 482(2) में कुछ साफ शर्तें बताई गई हैं। जैसे जिसे जमानत मिली है उसे पुलिस जब भी बुलाए पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। ओके, सहयोग करना होगा। हाँ, फिर गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी होगी, मतलब कोई लालच देना, धमकाना या वादा करना, ये सब नहीं। ठीक है। और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। और एक और अहम बात, अदालत की इजाजत के बिना भारत छोड़कर नहीं जाना होगा। ये मतलब मोटी मोटी शर्तें हैं। ये तो ठीक है, काफी हद तक कॉमन सेंस वाली बातें लगती हैं। लेकिन क्या कोर्ट सिर्फ इन्हीं शर्तों को देखती है या कुछ और भी चीजें ध्यान में रखती है? नहीं, इनके अलावा भी कोर्ट दूसरी बातों पर गौर कर सकती है। धारा 480(3) में इसका जिक्र है। अच्छा, वो क्या है? जैसे अपराध कितना गंभीर है, उसकी प्रकृति क्या है, अर्जी देने वाले का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या उसके न्याय से भाग जाने की संभावना है। भागने की संभावना? हाँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आरोप सिर्फ किसी को बदनाम करने या तकलीफ पहुंचाने के इरादे से लगाया गया हो। ये सब बातें भी कोर्ट देखती है। यहाँ एक बात आपने कही थी कि बीएनएसएस ने पुराने कानून की कुछ खास वजहों को हटा दिया है। वो क्या था? हाँ, ये दिलचस्प है। पुराने सीआरपीसी में कुछ फैक्टर साफ साफ लिखे थे, जैसे आरोप की प्रकृति, पिछला आपराधिक इतिहास वगैरह। बीएनएसएस ने उन स्पेसिफिक फैक्टर्स का जिक्र हटा दिया है। अच्छा, तो वो वजह हटा दी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या अब कोर्ट के पास ज्यादा आजादी है फैसला करने की? ये अच्छा है या इसमें कोई दिक्कत भी हो सकती है? सही पकड़ा। इससे अदालतों को ज्यादा विवेकाधीन शक्ति मिली है, मतलब फैसला करने की ज्यादा छूट। तो ये तो अच्छी बात हुई ना कि हर केस को अलग से देखा जा सकता है। हाँ, एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि हर मामले के अपने हालात होते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अलग-अलग जज शायद एक जैसे मामलों में थोड़े अलग फैसले दें, मतलब फैसलों में एक रूपता शायद थोड़ी कम हो जाए। ये एक बहस का मुद्दा है। समझ गई। लेकिन क्या ये अग्रिम जमानत हर तरह के अपराध के लिए मिल सकती है या कुछ गंभीर मामलों में ये लागू नहीं होती? नहीं, हर अपराध के लिए नहीं। कुछ बेहद गंभीर अपराध हैं जिनके लिए ये सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। कौन से अपराध है वो? जैसे बीएनएसएस की धारा 65 जो बलात्कार के कुछ खास मामलों से जुड़ी है, और धारा 70(2) जो 18 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। इन मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। ठीक है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे कोई पुरानी कहानी, कोई बड़े अदालती फैसले हैं जिन्होंने इसे ये शक्ल दी है? हाँ बिल्कुल, एक बहुत बहुत पुराना मगर बेहद अहम फैसला है गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य का। ये 1980 का केस है। गुरबख्श सिंह सिब्बिया, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, इसी केस ने ये तय किया था कि अग्रिम जमानत सिर्फ अदालत की मेहरबानी नहीं है, बल्कि ये एक वैधानिक अधिकार है, मतलब कानून से मिला हक। और ये सीधा संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा है। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल।
तो ये बहुत मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। और हाल फिलहाल में भी कोई ऐसा केस हुआ है जो बीएनएसएस के आने के बाद ध्यान देने लायक हो? हाँ, हाल ही में एक फैसला आया है सिकंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य का। ये 2024 का है और ये बीएनएसएस के संदर्भ में है। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? इसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर किसी की पहली अग्रिम जमानत की अर्जी मेरिट पर खारिज हो गई है, मतलब कोर्ट ने ठोस वजहों से मना कर दिया, हाँ, तो वो व्यक्ति बिना किसी नए या बदले हुए हालात के दोबारा उसी आधार पर अर्जी नहीं लगा सकता। तो मतलब कोर्ट एक तरह से ये पक्का करी है कि लोग बार बार अर्जी लगाकर सिस्टम का गलत फायदा न उठाए। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि अदालतें इस अधिकार के दुरुपयोग को लेकर सतर्क हैं कि इसका मिसयूज ना हो। अच्छा, मान लीजिए किसी को अग्रिम जमानत मिल गई, क्या वो हमेशा के लिए होती है और क्या वो रद्द भी हो सकती है? हाँ, रद्द बिल्कुल हो सकती है। बीएनएसएस की धारा 483(3) कहती है कि अगर जमानत की शर्तों को तोड़ा गया, जैसे वो शर्तें जो आपने पहले बताई, गवाहों को धमकाना वगैरह। हाँ बिल्कुल, जैसे गवाहों को धमकाया या सबूत मिटाने की कोशिश की या कोई नया अपराध कर दिया, तो जमानत रद्द की जा सकती है। और ये कब तक चलती है? क्या कोई टाइम लिमिट होती है? देखिए, इस पर सुशीला अग्रवाल केस 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ की थी। उन्होंने कहा था कि अग्रिम जमानत शर्तों के साथ ट्रायल खत्म होने तक भी चल सकती है, कोई तय समय सीमा जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब केस खत्म होने तक भी जारी रह सकती है। और अर्जी कहाँ देनी होती है, हाईकोर्ट या निचली अदालत? धारा 482(1) के मुताबिक अर्जी हाईकोर्ट या सेशन कोर्ट में दी जा सकती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर देखें तो बीएनएसएस के तहत ये अग्रिम जमानत व्यक्तिगत आजादी का एक मजबूत कवच है। ये कोशिश करता है कि व्यक्ति के अधिकारों और समाज के लिए न्याय की जरूरत के बीच एक संतुलन बना रहे। धारा 482 शर्तें तो बताती है, पर जैसा हमने बात की, अदालतों को अब ज्यादा विवेक, ज्यादा छूट भी है फैसला करने की। और पुराने केस जैसे गुरबख्श सिंह सिबिया, वो इसके कानूनी हक होने पर जोर देते हैं। हाँ, और सिकंदर सिंह जैसे नए केस इसके गलत इस्तेमाल को रोकने की बात करते हैं। तो एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बीएनएसएस के तहत अदालतों को जो ये ज्यादा आज़ादी या विवेक मिला है, वो लंबे समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बचाने और असरदार पुलिस जांच पक्की करने के बीच के नाजुक संतुलन पर कैसा असर डालेगा, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर आगे चलकर गौर करना होगा। इस पर सोचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।